नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। अब चीन पाकिस्तान एक साथ भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। बड़ी खबर बीएसएफ चीफ राकेश अस्थाना के हवाले से सामने आई है। पाकिस्तान और चीन के साझा प्लान पर बड़े बयान की आज हम ये बात करेंगे और इसका मतलब, इसकी अहमियत समझने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें होंगी पड़ोसियों के चैलेंज से निपटने के लिए भारत की तैयारी की, कैसे दिन रात काम हो रहा है ताकि दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया जा सके जिससे आगे वो किसी तरह की हिमाकत ना कर पाए। साथ ही खबर होगी जिनपिंग की किडनैपर आर्मी की। अरुणाचल में लापता 5 लोगों पर ताजा रिपोर्ट क्या है ये आपको बताएंगे। और चौथी तस्वीर शहीद को अंतिम विदाई की। पैंगोंग में लैंडमाइन की चपेट में आए शहीद जवान का लेह में अंतिम संस्कार किया गया। गर्व के साथ कैसे शहीद जवान को लोगों ने सलामी दी, भारतवर्ष के लाल को सम्मान के साथ विदा किया गया। यह पूरी तस्वीर भी आज आपके सामने होगी। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें, हर बार की तरह हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सॉय साहब मौजूद हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर वो अपनी राय दे रहे हैं। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक सज्जनहार साहब देखिए हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका भी, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। और साथ ही साथ एलएसी से हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय, जो एलएसी से जुड़ी हर एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही साथ मजनू का टीला दिल्ली से विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं तिब्बती कॉलोनी से। लेकिन सबसे पहले आज के बुलेटिन की बड़ी खबर, एलओसी पर जवानों के बीच बीएसएफ चीफ का बड़ा बयान सामने आया है। चीन पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्लान कर रहे हैं, यानी ये दोनों मुल्क अब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। यह कहा है बीएसएफ चीफ ने। दोनों पड़ोसियों की हमारे खिलाफ प्लानिंग है और ये हमारे लिए बेहद अहम वक्त है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। निश्चित तौर पर इसमें कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से चीन और पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म पर आकर हिंदुस्तान के खिलाफ रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यह कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के जो तमाम सीमावर्ती इलाके हैं उनमें कैसे डिसरप्शन पैदा किया जाए, कैसे गतिरोध पैदा किया जाए, कैसे तनाव बढ़ाया जाए, इसकी हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और इसी ओर अब इशारा किया है खुद बीएसएफ चीफ ने और कहा है कि यह हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम वक्त है। हमारे साथ सुमित चौधरी मौजूद हैं। सुमित, निश्चित तौर पर बीएसएफ की बहुत बड़ी भूमिका है, लिहाजा बीएसएफ चीफ का ये जो बयान है ये अपने आप में खासी अहमियत रखता है। बिल्कुल, देखिए बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट हमेशा फ्रंट लाइन पे कहा जाता है और ये ना सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर, जम्मू कश्मीर वेस्टर्न सेक्टर पे, बल्कि एलओसी के इलाकों पे। और अगर डीजी बीएसएफ ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि दोनों इन प्लेटफॉर्म्स का इस समय की सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश में। और समीर, एक और बात अगर आप देखें, ये बात पिछले कई दिनों में कई बड़े अधिकारियों ने कही। ये बात सीडीएस ने कही, सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कही, ये बात कई और अधिकारियों ने कही कि कैसे इस पूरी सिचुएशन का फायदा खास तौर पर पाकिस्तान भी उठाना चाह रहा है। और हमने ये बात नोटिस भी की कि कई इंटेलिजेंस रिपोर्टें साफ तौर पर दर्शा रही हैं कि पाकिस्तान भी लगातार वहां पर अपनी इन्फिल्ट्रेशन के लिए आतंकवादियों को ज्यादा भेज रहा है। सीजफायर वॉयलेशन लगातार बढ़ रहे हैं और इन सीजफायर वॉयलेशन के साथ साथ वो अपनी डिप्लॉयमेंट, अपनी आर्टिलरी की डिप्लॉयमेंट भी खास तौर पर एलओसी के इलाकों में कर रहा है। तो ये साफ है समीर कि पाकिस्तान एज एन एक एडवांटेज पोजीशन उठाना चाहता है, एक एडवांटेज उठाना चाहता है इस पूरी सिचुएशन का, जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी पूरी तरीके से अलर्ट भी है। समीर, बिल्कुल पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैयार है दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। इसमें कोई शक और शुबा किसी को नहीं होना चाहिए। हम जाएं अपने एक्सपर्ट्स के पास, उससे पहले हम रुख करेंगे सीधे एलएसी का। अभिषेक उपाध्याय, आज एलएसी से हमारे दर्शकों को क्या अपडेट आप देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, बातचीत का तो फिर कोई नतीजा नहीं निकला, फिर बातचीत बेनतीजा रही। इस वक्त फिंगर एरिया में, पैंगोंग सो इलाके में क्या हालात नजर आ रहे हैं आपको? देखिए समीर, दो बातें आपने जिन दो जगहों का नाम लिया, फिंगर एरिया और पैंगोंग सो इलाके, चुशुल की बात खास तौर पे कर रहा हूं, वहां वही स्थिति है जो आज से 2-3 दिन पहले थी। वहां भारतीय जो सेनाएं हैं वो एग्रेसिव फ्रंट पर हैं। एग्रेसिव फ्रंट का मतलब मेरा आशय ये कि डोमिनेटिंग फ्रंट पर है, वो डोमिनेट कर रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं, वो जहां पर हैं वहां से
जो चीन है और चीन की फौजें हैं वो डिफेंसिव पोजीशन में, चूंकि हाइट हमारी है और सारा जो बैकअप होता है वो पूरा बैकअप तैयार और बैकअप लगातार वहां पर। और सबसे बड़ी बात ये है समीर की स्थानीय लोग मदद कर रहे हैं। आप सोचिए चुशुल के जो गांव के लोग हैं वो आर्मी के लिए साजो सामान रसद सब ले लेकर के जा रहे हैं। उनकी तस्वीरें आ रही हैं, यानी कि पूरे लद्दाख में जन सैलाब के अंदर ये है कि सीमा पर चलना, पूरी मदद करनी है। दूसरी बात मैं आपको और एक बात ये बताऊं जो कि अभी आपने जिक्र किया, शहीद न्यामा तेंजिंग उनका आज अंतिम संस्कार हुआ है और वहां भी हमने देखा, देखिए वहां भारत और तिब्बत के झंडे लहराए गए, वहां तिब्बत जिंदाबाद का नारा लगाया गया, तिब्बत देश जिंदाबाद, और वहां कहा गया इंडियन आर्मी को सैल्यूट। तो ये जो एक लहर देख रहे हैं, ये जो आम पब्लिक के अंदर जज्बा, तिब्बती लोगों के अंदर जज्बा, वो लगातार कह रही है हमारा देश है, ये हमारी सेना है, हम जी जान से लड़ेंगे। यही है सबसे बड़ी ताकत, और ये ताकत एक ऐसी ताकत है जिसका चीन के पास कोई जवाब नहीं, कोई तोड़ नहीं है। समीर बिल्कुल बिल्कुल। और तिब्बती लोगों के जज्बे की आपने बात की, आपने जिक्र किया। दिल्ली में इस वक्त तिब्बती कॉलोनी में ही मौजूद है हमारे सहयोगी विपिन चौबे। विपिन, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के वीर जवान नीमा की शहादत को आज पूरा देश सलाम कर रहा है, पूरा तिब्बत सलाम कर रहा है। इस वक्त आप मौजूद हैं, आप वहां पर तिब्बती लोगों के बीच में किस तरह की फीलिंग का इजहार वो लोग इस वक्त कर रहे हैं, किस तरह की फीलिंग है उनकी, जरा बताएं हमारे दर्शकों को। बिल्कुल समीर, आप तस्वीरें देखते चलिए और मैं आपको यहाँ के माहौल और यहाँ की तस्वीरों को बयां करता हूँ। सबसे पहले सामने देखिए कि नीमा तेंजिंग की फोटो के सामने ये जो जलती हुई लौ है ये बता रही है कि उनका कितना सम्मान है और उनकी शहादत, उनकी वीरगति को ये देश, ये तिब्बती लोग कैसे याद कर रहे हैं। चाहे लेह हो, लद्दाख हो या फिर दिल्ली में बैठे निर्वासित तिब्बती हो, उनके दिल में इनकी शहादत को लेकर बहुत ज़्यादा सम्मान है और उसी सम्मान को प्रकट करने के लिए यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया है। तमाम आप बौद्ध मंदिर के सामने बैठे हुए लामाओं को देखेंगे, मंत्रोपचार किया जा रहा है और उनकी शहादत को याद किया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और इसके अलावा इस तिब्बती कॉलोनी में रहने वाले वो तमाम लोग यहाँ पर वो भी मौजूद हैं, वो यहाँ आकर प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं और अपने तरीके से नीमा तेंजिंग की शहादत को याद कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं क्योंकि इस कॉलोनी में लगभग हर घर से एक नौजवान, एक जवान एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में तैनात रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी को पूरा करके यहाँ आ चुके हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और कितना बड़ा दिन है उनके लिए कि जब उनका एक साथी भारत के लिए शहादत देता है तो वो कैसे उसको याद करते हैं। आप भी सेना में रहे हैं, कितना मुश्किल रहता है सीमाओं पर की सुरक्षा करना, और जब आपका एक साथी आज चला गया, आपको छोड़कर वीरगति को प्राप्त हो गया, तो उसे कैसे याद कर रहे हैं। अब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अब दुख भी है तो क्या कहें, इतना मतलब हम लोग बयान नहीं कर सक रहा, मतलब बयान नहीं कर सकते। हाँ जी, देखिए शब्दों में इस वीरगति को, इस सम्मान को शब्दों में बांधना बेहद मुश्किल है समीर, लेकिन ये तस्वीरें आपको बयां करती हैं कि नीमा तेंजिंग की शहादत बेकार नहीं जाएगी। और जैसे जो ज्वाला इन तमाम लोगों के दिलों में चीन के प्रति पिछले 5 दशक से ज्यादा वक्त से धधक रही है, उसको वो निकालना चाहते हैं, वो बदला लेना चाहते हैं, चीन को जवाब देना चाहते हैं। और इसीलिए जब इनका साथी चीन को जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ है तो उसको लेकर यहाँ पर शोक सभा का आयोजन किया गया है और उसको वो लोग याद कर रहे हैं और उसकी शहादत को नमन कर रहे हैं। बिल्कुल, और इसी इमोशंस का जिक्र कर रहे थे हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय जो इस वक्त एलएसी से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अभिषेक, जरा अपडेट हमें फिंगर इलाकों के भी दीजिए, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि फिंगर 4 में कहीं ना कहीं भारतीय फौज की स्थिति मजबूत हुई है, लेकिन अभी भी फिंगर 4 से फिंगर 8 का जो इलाका है वहां से चीनी सैनिक हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, जमकर बैठे हुए हैं। यहां की खास तौर पर ताजा स्थिति क्या है? देखिए, आपने फिंगर 4 की बात की, हम अभी ताजा जानकारी यही है कि फिंगर 4 पर हमारी पोजीशन मजबूत है, डोमिनेटिंग है। हम जो अपर रिज होती है हम वहां पर हैं और हम जहां पर हैं वहां से हमको आगे का जो मार्किंग है बहुत ही आसानी से हो रही है। लेकिन ये भी सत्य है कि चीन जो है फिंगर 5 से 8 के बीच में जमा हुआ है, उनके बंकर, उनके टेंट, उनके साजो सामान, वो सब वहां मौजूद हैं। और चुशुल में जो बातचीत चल रही है पैंगोंग के उत्तरी हिस्से में, वहां पर बातचीत, इसी का जो सबसे बड़ा जो हमारी जानकारी ये है उसमें फिंगर एरिया एक बड़ा मसला बना हुआ है और चीन लगातार उस पर बात करने से कतरा रहा है। वो उस बात को किसी और सीमा रेखा की ओर ले जा रहा है, लेकिन अभी वहां स्थिति वैसी है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि
डेमचौक से लेकर के दिपसांग, चूमर, हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली, जो बाकी जगह हैं वहां पर भी भारतीय फौज ने डोमिनेटिंग पोजीशन ले ली है। और आप जिसे मैं बार बार कह रहा हूं, इसे रीपोजिशनिंग कहते हैं। रीपोजिशनिंग इस लिहाज से की है कि जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की जगह हैं उन पे जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो हमारे हक में है और वहां से हम उस पूरे इलाके को डोमिनेट कर पा रहे हैं। समीर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। मुझे पता है आपको जो एलएसी से जुड़े तमाम इलाके हैं उनके दौरे के लिए निकलना है। हम चाहेंगे आप कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। एलएसी पर लंबे संघर्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी है। दिन रात काम कर रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ। कनेक्टिविटी के लिए लेह लद्दाख में 24 घंटे काम चल रहा है। 24 घंटे, 24 आवर्स। पुरानी सड़कों की मरम्मत के साथ लगातार नई रोड्स बनाई जा रही हैं और इस वक्त बीआरओ की तरफ से ये जो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस पर मैं अश्विनी श्रीवास्तव साहब आपका एक कमेंट जरूर चाहूंगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं बीआरओ के जो कर्मचारी हैं वो दिन रात लगे हुए हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। लेह लद्दाख में कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। ये कितना अहमियत रखता है इस वक्त, हमारे दर्शकों को बताएं सर। सही बोला समीर, ये एक जो बीआरओ काम कर रहा है एक बहुत ही सराहनीय है। और आपको मालूम है कि जितने हमने 35 से 40 हजार के करीब जो ट्रुप्स डाल दिए हैं लद्दाख के अंदर, उनको मेंटेन करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। और अभी आपको पता है लॉन्ग हॉल के लिए कम से कम 4-5 महीने के लिए एनुअल विंटर स्टॉकिंग करनी है। उनके हथियार, कपड़े, मेंटेनेंस, वो सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारे पास 2 आर्टिलरी थी, जो एक तो जोजिला से आके जो श्रीनगर से आपकी लेह में आ रही है और दूसरी आ रही है मनाली से रोहतांग पास होते हुए और ले। इसके अलावा बीआरओ ने रिकॉर्ड टाइम में तीसरी एक जो आर्टरी खोल दी है, जो कि अभी वहां से कन्वॉय आने स्टार्ट हो जाएंगे, जो आते हैं मनाली से दारचा, दारचा से पदम से और नीमू से ले। और है बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी श्रीवास्तव साहब, आप बने रहे हमारे साथ। सर आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। लेकिन इस वक्त तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेह से ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं। नीमा तेंजिंग, हिंदुस्तान का वो जवान जिसने शहादत दी, आज उनकी शहादत को पूरा हिंदुस्तान, पूरा तिब्बत सलाम कर रहा है। लेह में पूरे रीति रिवाजों के साथ नीमा तेंजिन का अंतिम संस्कार हुआ है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और देखिए यही फर्क है, हिंदुस्तान और चीन की फितरत में फर्क यही साफ नजर आता है। गलवान घाटी में जब हमारे 20 जवान शहीद होते हैं तो उनकी शहादत को पूरा मुल्क सलाम करता है और पूरी दुनिया में उनकी बहादुरी के चर्चे होते हैं। लेकिन चीन में क्या होता है, गलवान घाटी में जो चीनी सैनिक मारे जाते हैं उनका नाम तक नहीं लिया जाता चीन की तरफ से। ये देखिए लेह की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम और कहीं ना कहीं हम सबको झकझोर कर रख देने वाली, और साथ ही साथ मन में, दिल में ये गर्व पैदा करने वाली तस्वीरें भी कि हिंदुस्तान का एक जवान बहुत बहादुरी के साथ शहीद हो गया अपने देश की खातिर। और अश्विनी श्रीवास्तव साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और श्रीवास्तव साहब, आपकी बात बीच में रुक गई। ये बहुत ही अहम तस्वीरें और हम सब के अंदर देशभक्ति का जज्बा भर देने वाली तस्वीरें, और साथ ही साथ एक मौका पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बार फिर वीर जवान की शहादत को सलाम करने का। बिल्कुल ठीक बोला। और जिस प्रकार से मैं पहले बता रहा था, जब बॉर्डर रोड का उनका काम है एक प्रकार से बहुत अहम है आज की तारीख में, क्योंकि हमारी सारी आर्टरीज को वो मेंटेन करें जो लद्दाख को जा रही हैं। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि एक मेन जो आपका अपना टीवी 9 भारतवर्ष भी चलाएगा कि एक नई रोड खोल दी है जो मनाली से आएगी आपकी दारचा, दारचा से पदम, पदम से नीमू और ले। और ये जो रोड खोल लिया है ये 6 से 7 घंटे में ही पहुंच जाएगी ले मनाली से। तो आधा टाइम कम कर दिया
है। और दूसरी बात यह है, इसमें एक ही जो ठीक है सर, अश्विनी श्रीवास्तव साहब, मैं आता हूं। अशोक सज्जनहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जनहार साहब, लेकिन एक मन में सवाल इस वक्त ये उठता है कि अब आप देखिए कि तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारतीय सेना ने बढ़त हासिल कर ली है, डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए। उसके बावजूद भी जब बातचीत की टेबल पर बैठा जा रहा है तो कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। ऐसा क्यों सर? देखिए, बात यह है समीर, क्योंकि अभी चीन पा रहा है अपने को बैकफुट पर, क्योंकि भारत ने बहुत ही प्रोएक्टिव स्टैंड लिया है इसमें और उनको प्रीएम्प्ट कर दिया है। वो जहां पर आना चाहते थे वहां पर हम पहुंच गए हैं। तो जैसे एक हिंदी में वो कहावत होती है ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वैसी उसकी हालत हो गई है। नर्वस हो गया है, बौखला गया है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो कभी ऐसे भारत इतना प्रोएक्टिवली आ जाएगा। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, जैसे आपने भी अपने कार्यक्रम में दिखाया समीर अभी जी, वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर इस्तेमाल करके भारत को डराना धमकाना चाहता है। आपने देखा होगा जो मॉस्को में भी बातचीत हुई दोनों रक्षा मंत्रियों की, तो उसमें दोनों ने कहा हम शांति वहां पर बहाल करेंगे, परंतु जो पीएलए का वहां के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का स्टेटमेंट आया है वो फिर कहते हैं जो भारत ने एलएसी को क्रॉस किया है। हमने कोई एलएसी को क्रॉस नहीं किया है, अपनी एलएसी के अपनी तरफ रहे हैं, अपनी हाइट्स को हमने लिया है। खाली ये है जो चीन जहां पर आना चाहता था उनको हमने नहीं आने दिया है, उनको आने से रोका है। तो इसीलिए थोड़ा सा उसमें, और देखिए और दूसरी चीज हमको ये देखनी पड़ेगी, चीन का मकसद है ये सब करने के लिए एक संदेश भेजना अपनी जनता को, क्योंकि उनकी अपनी जनता है समीर, ये देखना पड़ेगा। वो अभी उनके जो लीडरशिप है उसके काफी उसमें ऑपोजिशन आ गई है। तो इसीलिए उनको बताने के लिए जो हम बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में हैं वो ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं, चाहे वो फिंगर 4 to 8 हो, दत्सांग हो, वगैरह वगैरह। परंतु इधर क्योंकि भारत ने इसको ये ऑक्यूपाई कर लिया है तो उनका सारा नैरेटिव ही इससे खत्म होता जा रहा है। तो इसीलिए उनको बहुत इसमें तिलमिलाहट हो रही है जो हम इसको कैसे डील करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं मनीष झा का रुख करूं, लेकिन उससे पहले सुमित मैं आपके पास आऊंगा। ये मुझे बताया जा रहा है कि आपके पास कुछ अहम जानकारियां हैं किस तरह से इस वक्त दो फ्रंट्स पर खास तौर पर लड़ाई जो है उसकी रणनीति बनाई गई है। क्या डिटेल्स आप दे सकते हैं? देखिए समीर, ये बात तो तय है कि भारत को ये बात बहुत लंबे समय से पता थी और ये चीजें हम इसलिए दर्शकों को समझा रहे हैं क्योंकि टू फ्रंट वॉर का सिनेरियो कैसे डेवलप हुआ और ये क्यों डेवलप हुआ। अगर आप देखें कि टू फ्रंट पर लड़ाई, सुपर कमांडर्स की चढ़ाई, अगर देखें पाकिस्तान एलएसी पर तनाव का फायदा उठाने की फिराक में सीडीएस बिपिन रावत ने साफ तौर में 2 टूक कहा था कि पाकिस्तान किसका फायदा। अब आर्मी चीफ ने भी कहा कि एलएसी पर हालत बहुत नाजुक है, हमें पूरा तैयार रहना चाहिए। और उसके बाद बीएसएफ के डीजी अस्थाना साहब का यह कहना कि चीन पाकिस्तान हमारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं। 3 बड़े कमांडर्स को जब ये बात पता है और ये लगातार वो ओपनली या फिर स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये बात तय है कि इसकी तैयारियां भी भारत ने बहुत लंबे समय से करनी है। और समीर, ये इसलिए क्योंकि अगर आप गौर करें कि टू फ्रंट सिनेरियो को लेकर भारत ये जानता था कि अगर चीन कभी हमारी तरफ अग्रेसिव होता है तो पाकिस्तान उसका फायदा उठाएगा और अगर पाकिस्तान होता है तो फिर चीन उसका फायदा उठाएगा। और ये हमने करगिल वॉर के दौरान भी देखा। जब कारगिल में हम लड़ाई कर रहे थे तब चीन ने इसी इलाके में पैंगोंग त्सो में अपनी बढ़त और मजबूत करने की कोशिश की। समीर बिल्कुल, सुमित बने रहे आप हमारे साथ। तो कई अहम जानकारियां जो हैं वो लगातार टीवी9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। इस वक्त सरहद पर किस तरह के हालात हैं उसकी ताजा अपडेट आपको लगातार दे रहे हैं। एक अहम बात आपको और बता दें कि भारत की ब्लैक टॉप फतह से सदमे में है चीन। एलएसी के पास चीन ने पीएलए के सैनिक और बढ़ा दिए हैं। चीन ने 60% तक सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है, 60% तक। पीएलए ने एलएसी के पास सैन्य सामान भी बढ़ाए हैं, यह भी ताजा जानकारी आ रही है। और कहीं ना कहीं भारत की फौज का जो आक्रामक रवैया है उससे डरा हुआ भी चीन साफ तौर पर नजर आ रहा है। मनीष झा हमारे साथ मौजूद है। मनीष, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगा। ये जो आक्रामक नीति है इस वक्त हिंदुस्तान की, इसका कितना फायदा आने वाले वक्त में मिलता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए समीर, हमने देखा कि इसी आक्रामक नीति को लेकर जब मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत हुई तो दोनों तरफ से यह बात स्पष्ट तौर पर कहा गया कि हम अपनी पोजीशन को लेकर बेहद गंभीर हैं और अडिग हैं। अब ऐसी स्थिति में 72 आवर्स के बाद जब एक बार फिर दोनों देश के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे, आपस में बातचीत होगी और इस बात को लेकर भी खाका खींचा जाएगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति की एससीओ समिट में बातचीत हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहां पर बातचीत आक्रामकता की होगी, यहां पर बातचीत
LAC के रीअलाइनमेंट की होगी और यहां पर बातचीत होगी कि जो आज हम नीमा तेंजिंग को दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति में मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर दोनों देश के विदेश मंत्रियों की बातचीत में भारत की तरफ से वन चाइना पॉलिसी को लेकर जो ये परिवर्तन दिखाई दे रहा है, इस पर भी चर्चा हो। जी मनीष बिल्कुल बने रहे। एक और अहम खबर, एक और बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। चुपचाप युद्ध की तैयारी में जुटा है चीन। चीन ने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर अपने जवान भेजे हैं, रेलवे रूट से डिफेंस सिस्टम भी पहुंचा दिया है। बॉर्डर पर चीन ने सैन्य उपकरण भी जुटाए हैं। ये इस वक्त की एक और ताजा अपडेट आपको बॉर्डर से दे दें। बॉर्डर पर चीन ने सैन्य उपकरण भी जुटा लिए हैं, साथ ही साथ रेलवे रूट से डिफेंस सिस्टम पहुंचा दिया है और नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर अपने जवान भेज दिए हैं। संजय सॉय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। संजय सॉय साहब, किस तरह से आप इस स्ट्रैटेजी को चीन के देख रहे हैं और इसका जवाब, माकूल जवाब अब क्या होना चाहिए? नहीं समीर, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि चीन ने अपनी कमी में कहीं वो तैयारी में कहीं कमी नहीं कर रहे हैं। एक तरफ वो बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम डिफेंस मिनिस्टर से बातचीत करना चाहते हैं, दूसरी तरफ फॉरेन मिनिस्टर से बात हो रही है, ब्रिगेड कमांडर लेवल पर बातचीत हो रही है। लेकिन साथ ही साथ जब हम देख रहे हैं कि उनकी तैयारी और बढ़ती जा रही है और उनकी डिप्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे एयरक्राफ्ट की डिप्लॉयमेंट हो, चाहे उनकी सेना की डिप्लॉयमेंट हो, तो ये बढ़ती जा रही है। इसीलिए जो भरोसे का जो फैक्टर है, जो ट्रस्ट फैक्टर जिसको कहते हैं चीन पर, वो बिल्कुल जीरो हो गया अभी आज की तारीख में, मैं ये कहता हूं। क्योंकि अगर कुछ होता भी है, कोई फैसला भी होता है, तो जब तक वो पीछे नहीं हटते, हम पूरा कंफर्म नहीं करते हैं, तब तक हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। और लेकिन मुझे ये खुशी है कि हमारे जो आर्मी चीफ और सरकार, सेना, एयरफोर्स और नौसेना, तीनों इस चीज की को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और तैयारी में किसी किस्म की कमी नहीं हो रही है। और विंटर डिप्लॉयमेंट के लिए, लंबे समय तक डिप्लॉयमेंट के लिए प्लानिंग की जा रही है। जैसे आपने दिखाया कि BRO 24/7 काम कर रहा है, वहां पे डंपिंग हो रही है, तैयारी हो रही है और लंबे समय तक 30 से 40 हजार सैनिकों को रहने के लिए, जो एक बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। छोटी से छोटी चीज वहां डंप होनी पड़ेगी क्योंकि रास्ते कट जाते हैं, बंद हो जाते हैं नवंबर के बाद। तो इसीलिए भारत की, लेकिन ये इसका जवाब देने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। अगर कुछ हरकत की चीन ने तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी, जैसा हमने नमूना अभी ब्लैक टॉप में दिया। समीर बिल्कुल। और अशोक सज्जनहार साहब, जिस तरह से मॉस्को से सीधे रुख किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ईरान का और वहां पर जाकर रक्षा मंत्री से मुलाकात की, तो मुझे लगता है, चलिए अशोक सज्जनहार साहब नहीं है हमारे साथ, चलिए एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। LAC विवाद पर फिर भारत चीन की बातचीत फेल हुई है, बेनतीजा हुई है। यानी आप देखिए, छठे दौर की बातचीत में भी कोई समाधान नहीं निकला है और एक बार फिर यह बात कहीं ना कहीं साबित हुई है, इसको और बल मिला है कि बातचीत के जरिए हल निकलने की उम्मीद बहुत हद तक है नहीं। चीन की अड़ियल रुख के चलते फिर नहीं बनी बात। भारत अप्रैल से पहले वाली स्थिति पर अड़ा है। पैंगोंग और फिंगर इलाकों से चीन हटने का नाम नहीं ले रहा है। इस वक्त LAC पर क्या स्थिति है, विस्तार से समझने के लिए एक बार फिर रुख करते हैं सुमित का। सुमित। बिल्कुल समीर, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस 4 महीने के अंदर भी स्थिति कैसी है। दरअसल गुरूर चकनाचूर तो हुआ है, लेकिन अभी क्या है, कब कितने घंटे बात हुई? 31 अगस्त को 5 घंटे, यानी ये 29 तारीख को और 30 तारीख को जो हमने टेक्टिकल पोजीशंस ली, उसके बाद का मैं आपको बता रहा हूं। फिर 1 सितंबर को 8 घंटे तक बातचीत हुई, ये ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हुई और उसके बाद 2 सितंबर को करीबन 7 घंटे की बातचीत हुई। अब 3 सितंबर को फिर 4 घंटे की बात, और ये बातें लगातार चल रही है। 6 सितंबर को 4 घंटे, लगातार करीबन 6 राउंड की ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो चुकी है समीर। और इन बातों के दौरान हर चीज के बारे में डिस्कशन हुआ और भारत ने समीर यह भी सबूत दिए उस मीटिंग के अंदर कि कैसे आप अपनी मोबिलाइजेशन को 29 तारीख से पहले दोबारा से बढ़ाना चाह रहे थे, आप कैसे दोबारा से स्टेटस को खास तौर पर साउथ पैंगोंग में भी चेंज करना चाह रहे थे। और यही वजह है कि चीन लगातार भारत से आग्रह कर रहा है कि आप इन इलाकों से हटिए, आप इन हाइट से हटिए, लेकिन भारत का साफ कहना है कि डिसएंगेजमेंट होगा तो पूरी तरीके से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल। और अश्विनी सिवाच साहब, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि भाई बातचीत की टेबल पर तो कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बातचीत तमाम जो है अलग अलग दौर की, वो बेनतीजा नजर आ रही है। ऐसे में चीन पर दबाव बनाने की रणनीति जो है वही आजमाई जा सकती है। और रास्ता क्या है?
बिल्कुल समीर, और ये हो गया है जो 29-30 अगस्त की रात को जो भारत ने करके दिखाया है साउथ ऑफ पेंगोंग, उससे बिल्कुल पासा बदल गया है। देखो, आपका थाकुंग से लेके स्पांगूर गैप तक जितनी हाइट्स हैं वो आपने पकड़ ली हैं, चाहे वो ब्लैक टॉप है, हेलमेट टॉप है, आपका मकर हिल है, गुरंग हिल है, रिचांगला है। तो एक प्रकार से पूरा का जो कम्युनिकेशन सेंटर और लॉजिस्टिक सिस्टम है साउथ ऑफ पेंगोंग, जिसके अंदर चीन की पोस्टें हैं, वो पूरे भारत के उसमें एक प्रकार डोमिनेशन के अंदर आ गए। तो चीन इसलिए बिल्कुल बुखला गया हुआ है। और अभी जो आप बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत ने यही नहीं, भारत ने देपसंग से लेकर चुमर तक अपनी जो रीएडजस्टमेंट करके अपनी जो पोजीशनों को और भी मजबूत कर लिया, रीलोकेट करके डिफेंसिव पोस्चर इंप्रूव कर लिया। तो चीन आज की तारीख में एक प्रकार से टेस्टेड द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। भारत ने जो क्विड प्रो किया साउथ ऑफ पेंगोंग, उससे अब चीन को बैक फुट पे हो गया। जो आप बातचीत कर रहे हो कि हो सकता है आने वाले टाइम में इस बातचीत का कोई हल निकले, क्योंकि हमारे पास कुछ देने को है। पहले हम थोड़े से डिफेंसिव थे, अब जब से हमने 29-30 अगस्त को साउथ ऑफ पेंगोंग में सही बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट था और उससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर पड़ा है हिंदुस्तान के रुख में और हिंदुस्तान के दबदबे में। 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को जो कुछ भी हुआ। और आपको एक और अहम बात बता दें, चीन को सर्दियों में दरअसल बड़े हमले का डर है और यह डर लगातार सता रहा है चीन को। LAC पर भारत की तैयारियों से इस वक्त चीन घबराया हुआ नजर आ रहा है। आक्रामक अमेरिका से चीन की चिंता और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिका चीन पर एक्सपर्ट्स का यह बड़ा दावा सामने आया है कि US चुनाव से पहले चीन पर हमला हो सकता है। इस बड़ी खबर की और ज्यादा डिटेल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुमित चौधरी। एक बार फिर सुमित का रुख करेंगे। सुमित, शुक्रिया समीर। और इस समय हमें जानना जरूरी है कि किस तरीके से अब चीन अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव कर रहा है और चीन की क्या कोशिश है, हमारे खिलाफ किस तरीके से वो रणनीति तय कर रहा है, इस पर हमारी पैरी नजर है। अगर आप देखें, जंग का मौसम सर्दी, यानी कहा जा रहा है कि अक्टूबर के महीने में ही चीन कुछ बड़ी स्ट्रैटेजीज अपनाने वाला। और चीन का मकसद है इस समय सर्दियों का मौसम, क्योंकि जैसे जैसे ये वाटर बॉडीज का पानी थोड़ा कम होगा, यानी जो नदी नाले जो हैं उनका पानी कम होगा, वो वहाँ पर बर्फ पड़ेगी, तब उसके बाद चीन करेगा। और भारत पाकिस्तान 4 अक्टूबर को, और अगर आप देखें लगातार कि भारत और चीन 20 अक्टूबर यानी 1962 की जो जंग थी वो 20 अक्टूबर और 21 नवंबर के बीच में लड़ी गई। यानी ये इतिहास रहा है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच की जो जंग थी वो 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच लड़ी गई। ये कुछ एग्जाम्पल है। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, जो भारत पाकिस्तान दिसंबर में 1998 में ही तैयारी शुरू कर दी थी, पाकिस्तान ने ये सारी स्ट्रैटेजी सर्दियों में तैयार की थी। तो यही वजह है, हम लगातार कह रहे हैं कि जंग सर्दियों में होगा, क्योंकि इसका फायदा चीन इसलिए उठाना चाहता है क्योंकि पानी का लेवल कम होगा वाटर बॉडीज में, और इसी के बाद चीन अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव भी करेगा। समीर, बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात बार बार सामने आ रही है कि अक्टूबर में युद्ध की तैयारी कर चुका है चीन। कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं जिससे ये इशारा हो रहा है कि अक्टूबर में कुछ बड़ा हो सकता है। अशोक सज्जनहार साहब, किस तरह से इस डेवलपमेंट को आप देखते हैं? क्या ये सर्दी पूरे विश्व के लिहाज से जिस तरह के आसार बन रहे हैं भारी पड़ने वाली है क्या? लगता ऐसे ही है, क्योंकि जो सेबर रैटलिंग कर रहा है चीन, मैं समझता हूं जो ये केवल सेबर रैटलिंग है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसी से वो डराना चाहता है। देखिए, अभी तक हम चारों तरफ देखते हैं, जो कुछ भी चीन ने पाया है, जो भी उसने वहां पर, चाहे साउथ चाइना सी में है, ईस्ट चाइना सी में है, कहीं पर उसने लड़ाई नहीं लड़ी है समीर। उसने केवल अपना शक्ति दिखाई है। शक्ति के प्रदर्शन से उसके जो विरोधी हैं उसको उन्होंने नीचे लाए हैं। भारत के विरुद्ध भी वो यही करना चाहते हैं। केवल एक शक्ति के विरुद्ध वो नहीं ये करना चाहते, वो है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका से वो डरते हैं। चीन डरता है, जो अमेरिका को उसने ज्यादा प्रोवोक कर दिया तो अमेरिका उसके ऊपर जरूर अटैक कर देगा। जैसे आपने अभी कहा, जो कुछ वहां के एनालिस्ट और कमेंटेटर्स ने, अमेरिका ने कहा है जो अक्टूबर में कोई वहां पर हमला होने वाला है। तो जब तक नवंबर में वहां पर इलेक्शन नहीं होते हैं समीर, 3 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं होते हैं अमेरिका में, चीन अमेरिका को प्रवोक नहीं करना चाहता है। परंतु यहां पर जो है थोड़ा बहुत वो करता रहेगा। मेरा विचार ये भी है, जो हमें युद्ध के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए, परंतु चीन हमारे ऊपर युद्ध थोपेगा नहीं, क्योंकि उसमें उसकी
न केवल हार परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो उसकी स्थिति है वो यकीनन कम होगी। तो इसलिए मेरे विचार से वो इतनी ये हरकत नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको इंटरनेशनली अपनी बिल्कुल जंग के आसार कम है, जंग जैसे हालात बनाते हुए लेकिन मुल्क नजर आ रहे हैं। खासतौर पर चीन का जो रुख है वो पूरी तरह से ये नजर आ रहा है कि किस तरह से दबाव की रणनीति को आगे बढ़ाया जाए, जंग के हालात पैदा किए जाएं, जंग ना की जाए। बड़ी खबर एक और आपको बता दें, एलएसी पर भारत की तैयारियों से इस वक्त कैसे दहशत में है चीन। तिब्बत के चुंबी में तैनात की गई हैं HQ-9 मिसाइलें। भारत के फाइटर जेट्स पर निगरानी रखने का प्लान है। एलएसी के पास चीन का रूस के S-400 जैसा मिसाइल सिस्टम HQ-9 तैनात किया गया है। ये कितना इंपॉर्टेंट है, सुमित चौधरी जरा बताएं। देखिए समीर, आपको याद होगा कि जब से भारत ने अपना मोबिलाइजेशन, क्योंकि अप्रैल के बाद से ही चीन हमें एक सरप्राइज दे रहा था, और उसी के बाद जब भारत ने अपना मोबिलाइजेशन किया तो चीन को ये लगा कि भारत अब कुछ बड़ा कर सकता है। और बड़ा कैसे करेगा, क्योंकि भारत का जो एज है या फिर भारत का जो क्षमताएं हैं वो एयर डिफेंस एयर कैपेबिलिटीज में बहुत ज्यादा है। अगर आप देखें, मैं आपको बताऊं ये HQ-9 मिसाइल है क्या और ये क्यों लगाया गया। दरअसल इसकी मारक क्षमता करीबन 7 से 125 किलोमीटर तक की है। ये मीडियम रेंज की मिसाइल है और चीन अपनी लगातार उन पूरे इलाकों के अंदर जहां जहां पर उसको डर है, भारत की सीमा यानी एलएसी के आसपास के इलाकों में अपने एयरबेसेस के पास HQ-9 मिसाइल सिस्टम HQ-9 मिसाइल लगाई गई है। और ना सिर्फ ये, बल्कि आपको याद होगा कि रिपोर्ट ये भी आई थी कि उसने अपने S-300 मिसाइल सिस्टम्स को, S-400 मिसाइल सिस्टम्स को भी तैनात किया है ताकि वो हमारी किसी भी एयर आप कह सकते हैं अग्रेशन को मॉनिटर कर सके। और अभी अगर आप देखें कि ये भारत के जेट फाइटर्स पर नजर रखने का प्लान है। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की एयर एक्शन से डरा हुआ है और यही वजह है कि उसने अपने इन इलाकों के अंदर तैनाती बढ़ा दी। और ये सारी की सारी मिसाइल सरफेस टू एयर है, यानी इनका जो मारक क्षमता है वो नीचे जमीन से सीधा हवा में। और मैं यही बता रहा हूं कि ये करीबन इनकी जो रेंज है 100-125 किलोमीटर की, ये दर्शाता है कि एलएसी के बहुत आसपास इन्होंने डिप्लॉयमेंट किया और रूस के S-400 की तरह ताकतवर सिस्टम है। और इसका जो इसका सिस्टम है वो इसी तरीके सैटेलाइट इमेज से SM सिस्टम लगाने का भी खुलासा। अब ये सारी मूवमेंट, ये सारी चीजें, चीन का मकसद सिर्फ एक है कि वहां पर अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया जाए। और अगर भारत की तरफ से कोई एक्शन होता है, अब मानसरोवर झील के चारों ओर SAM सिस्टम का तैनात किया जाना, ये घबराहट है, ये बौखलाहट है चीन की समीर। और यही वजह है कि भारत अगर कल को कोई एयर एक्शन करता है, क्योंकि चीन को पता है कि हमारी एयरफोर्स का डोमिनेंस, उसका वहां पे वर्चस्व चीन से ज्यादा है। और चीन को यही डर है कि आने वाले वक्त में अगर भारत कोई एक्शन लेता है तो उसके लिए वो तैयारी कैसे करेगा। बिल्कुल, और इसी चीन को, इसी उसकी जहनियत को कैसा सबक सिखाया गया 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात, जिसमें नीमा तेंजिन जो कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान थे, उनकी शहादत भी हुई। और आज उनकी शहादत को पूरा देश और TV9 भारतवर्ष सलाम कर रहा है। विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिल्ली की तिब्बती कॉलोनी में ही। यहां पर किस तरह से भावनाओं का सागर उमड़ता हुआ देख रहे हैं आप विपिन इस वक्त? बिल्कुल समीर, आपको तस्वीरें दिखाता चलूं कि थोड़ी देर पहले यहां पर शोक सभा की गई है। उनकी याद में उनकी शहादत को नमन किया गया है और राष्ट्रगान गा के, भारत का राष्ट्रगान गा के इस शोक सभा का समापन किया गया है। और आप ये दियों की जलती हुई रोशनी को देखिए, इस रोशनी के जरिए नीमा तेंजिन को नमन किया जा रहा है, उनकी शहादत को याद किया जा रहा है। और इसे तांग बोलते हैं जहां तक मैं सही हूं, और इसको समर्पित किया जा रहा है उनकी फोटो पर और उनको याद किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से 1987 में वो सेना में भर्ती हुए थे। और एक बात और है कि सिर्फ नीमा तेंजिन नहीं बल्कि उनका बेटा भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में इस वक्त तैनात है। तो आप समझिए कि यहां तिब्बती लोगों में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में जाने के लिए वो ललक होती है कि हर घर से एक बेटा इस फोर्स में जरूर होता है। और आप देखिए कि 1961 में पैदा हुए नीमा तेंजिन 1987 में भर्ती हुए और अपने रहते रहते उन्होंने अपने बेटे को अपने सामने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में भर्ती कराया। क्या बात है, वाकई देशभक्ति के इस जज्बे को सलाम है, कितना देशभक्ति के इस जज्बे को सलाम करता है TV9 भारतवर्ष। विपिन बने रहे आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें, भारत ने चीन से अगवा भारतीयों का मुद्दा उठाया है। आर्मी ने PLA को हॉटलाइन पर मैसेज भेजा है। किरेन रिजिजू ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। अरुणाचल बॉर्डर से 5 भारतीयों को अगवा किया गया था। 5 भारतीयों को PLA के सैनिक पकड़कर ले गए थे। हिमाकत देखिए आप PLA के जवानों की। और अब इस बाबत
हिंदुस्तान ने अपनी चिंता का इजहार कर दिया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं और संजय सॉय साहब, आप किस तरह से देखते हैं चीन की इस हिमाकत को? 5 भारतीयों को अगवा ले करके चली गई जिनपिंग की किडनैपिंग आर्मी। देखिए, ये तो बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि आप सिविलियन को किडनैप कर रहे हैं। भारतीय सेना जो है इस मामले में बहुत अलग है। हम लोग प्रोफेशनल सेना है, हम कभी भी आम आदमी, आम सिविलियन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। चाहे जम्मू कश्मीर हो या कहीं भी हमने कार्रवाई की, देश के दुश्मनों के खिलाफ करते हैं। सिविलियन को किडनैप करना ये बिल्कुल कायरतापूर्ण हरकत है और इसके लिए खुशी है कि भारत सरकार ने इसके खिलाफ कार्रवाई की और कदम उठाया है, क्योंकि एक एक नागरिक की उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक सैनिक है। और दूसरा, एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा 1 मिनट देंगे अगर आप, जो नेमा तेंजिन का जो बलिदान है, हर एक बलिदान, सेना का बलिदान पूरे देश में देशभक्ति के जज्बे को और बढ़ा देता है। ये जो आज दिखा रहे हैं हम, तकरीबन पूरा देश समझ रहा है। और दूसरा कि किस प्रकार तिब्बत के जवान, तिब्बत के लोग अपने देश की आज़ादी के लिए बेकरार हैं। हर परिवार से एक जवान जा रहा है और भारतीय सेना, भारत की सरकार मदद कर रही है उनकी कि वो ट्रेन हो, भारतीय सेना के साथ मिलकर काम करें। और आज बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अशोक सज्जनहार साहब। एक छोटा सा कमेंट इस पर आपका जरूर चाहूंगा। अब ये जिस तरह से हिंदुस्तान के नागरिकों को अगवा किया गया है पीएलए की तरफ से, 5 भारतीय नागरिक इस वक्त उनकी हिरासत में हैं, किस तरह से इस मुद्दे को, कितने जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए हिंदुस्तान की तरफ से? सर बिल्कुल बहुत जोर शोर से उठाया जाना चाहिए। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही बिल्कुल ही ये तो अनप्रोफेशनल उनका कॉन्डक्ट है। और मेरे विचार से इसको जरूर डिप्लोमेटिक तरीके से भी, अभी तो उन्होंने कहा है जो हमने पीएलए से इसको कांटेक्ट किया है, परंतु इसको मेरे विचार से डिप्लोमेटिक लेवल पर, क्योंकि हमारे सिटीजन्स को उन्होंने अगवा किया है, न केवल ये पीएलए की बात है, सैनिक की बात है, बॉर्डर की बात है, ये तुम्हारे सिटीजन्स की बात है। देखिए, सिटीजन्स वहां के हम भी उठाकर ला सकते हैं, परंतु हम कभी करते नहीं हैं इसमें। और मैं तो एक और चीज ये कहना चाहूंगा, अभी हाल ही में सर अशोक सज्जनहार साहब, अभी हाल ही में सिक्किम में पहाड़ों की ऊंचाइयों पर 2-3 चीन के नागरिक जो हैं वो फंस गए थे, रास्ता भूल गए थे, तो हमारी आर्मी ने उनकी हेल्प की, बाकायदा उनको खाना पीना प्रोवाइड कराया गया, उनको रास्ता दिखाया गया। सही, ये है हमारी फितरत और ये है चीन की फितरत। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो अपना रास्ता भटक गए थे, यहां पर आ गए थे, हमने उनको खाना दिया, उनको गर्म कपड़े दिए, उनको फिर वहां से जाने का वो उनको रास्ता बता दिया। पर ये इधर से हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। एक शब्द अगर आप मुझे इजाजत दें, ये जो हम देख रहे हैं, जो उनकी सेरेमनी की जा रही है नेमा तेंजिन के बारे में, देखिए जब पहले भारत के 20 जवान और एक हमारे कंपनी कमांडर शहीद हुए थे, तो ये सब इमेजेस, जब भी उनको ये श्रद्धांजलि दी गई भारत में, सभी इमेजेस चीन में उनके अपने सिस्टम में वायरल हो गई थी और वहां पर बड़े प्रश्न उठे थे। जो देखिए, भारत में तो ऐसी इनकी कद्र की जाती है, ऐसे इनको सलामी दी जाती है, और चीन में क्या किया जा रहा है आप तो कबूल भी नहीं करते हैं। नहीं सर, ये बहुत गंभीर मामला है और बहुत गंभीरता से इसे लेना भी चाहिए, उठाना भी चाहिए। और ये हिमाकत जो है पीएलए के जवानों की तरफ से जो की गई है अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के साथ, इसका मुंहतोड़ जवाब जरूर मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।